मई 2021 में जब इजराइल और हमास के बीच बहुत ही गंदा वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 11-12 दिन चला ये लड़ाई, जिसमें ये लड़ाई गाजा में चल रही थी, जहां एक तरफ से हमास रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहा था तो वहीं उसका जवाब भी दे रहा था इजराइल। लेकिन अब इजराइल के लिए असली मुसीबत शुरू हुई है। इजराइल को अब जहां बाहरी तौर पर 3 तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं आंतरिक तौर पर भी एक अस्थिर देश बनाने की साजिश रची जा रही है। हमास ने पिछले युद्ध से ये पूरी तरीके से सीख लिया है कि कैसे बाहर से भी हमला करना है इजराइल के ऊपर और अंदर से भी। हमास पिछले युद्ध में लेबनान एक तरफ से, जिसकी सीमा आप देख सकते हैं, इजराइल और लेबनान की सीमा लगती है, यहाँ से रॉकेट दाग रहा था लेबनान पिछली बार जब युद्ध भड़का था, ताकि लेबनान ने जो रॉकेट दागे थे उससे इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय हो गया था कि एक तरफ और मोर्चा खुल गया था। अब लेबनान के आने का मतलब था कि हिजबुल्लाह भी हमास का साथ देगा, जो कि हमास की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत आतंकी संगठन है। उसके बाद एक दूसरा फ्रंट खुला, और ये फ्रंट कौन सा था? ये फ्रंट था सीरिया का। आप देखेंगे इजराइल की सीरिया के साथ भी सीमा लगती है। पिछली बार सीरिया की तरफ से भी 2 से 3 मिसाइलें दागी गई थी। मतलब हमास को ये समझ में आ गया कि 3 मोर्चे उसके लिए जब भी युद्ध करना चाहेगा खुलेंगे ही खुलेंगे। वहीं एक चौथा मोर्चा तो मानव अधिकार का है ही। अब ऐसे में हमास ने एक 5वें मोर्चे को खोलने की कोशिश की है, और इसके तहत खुद इजराइल के अंदर पिछले सप्ताह से लगातार हमले होने शुरू हो गए हैं। और ये हमले पहले इग्नोर किए जा रहे थे, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा रहे हैं। तभी तो इजराइल के ऊपर हुए इस हमले के बाद अमेरिका भी इस मुद्दे में आगे आया है, तो वहीं भारत भी आगे आया है। और जिस तरीके से नफ्ताली बेनेट ने रिएक्शन दिया है, उसे देखकर ये लग रहा है कि अब इजराइल बड़े ही एक्शन वाले मोड में वापस आ रहा है। नफ्ताली बेनेट ने जो अपना वीडियो संबोधन किया है अपनी देश की जनता को, उसे आप सुनेंगे तो 1 मिनट को आपको लगेगा कि नफ्ताली बेनेट ने ये क्या कह दिया है। जहां एक तरफ इजराइल पे हो गया है बड़ा हमला, इस हमले को आप ऐसे समझ लीजिए कि इस हमले के बाद नफ्ताली बेनेट ने सीधे टेलीविजन पे आकर ये कह दिया है कि इजराइल में जिन लोगों के पास लाइसेंस गन है, अब उन्हें ये गन उठाने का वक्त आ गया है, साथ रखने का वक्त आ गया है। तो वहीं अब इस मामले में भारत और अमेरिका दोनों कूदे। पर कश्मीर को लेकर अब अमेरिका ने कौन सा अलर्ट जारी कर दिया है? पर अब बांग्लादेश को अमेरिका क्यों दे रहा है $152 मिलियन? क्या भारत के बगल में एक और बड़ी तबाही को खड़ा करना चाह रहा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में जो अमेरिकी राजदूत हैं पीटर हॉस, ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार की यात्रा पर निकले। ये इलाका कौन सा इलाका है तो आपको बता दें, ये वो जगह है जहां रोहिंग्या शरणार्थियों को रखा गया है। इनके लिए इन्होंने शिविर वगैरह बनाए हैं, लेकिन इन शिविरों में कई बार आग लग जाते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से बड़े रोहिंग्या शरणार्थी हताहत होते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जान ले, रोहिंग्या वो हैं जिन्हें म्यांमार से भगाया गया है। म्यांमार से ये जान बचाकर किसी तरीके से भागे हैं। बहुत सारे बांग्लादेश में भी पहुंचे हैं, करीब 10 लाख की संख्या में। तो वहीं बहुत सारे भारत में भी घुस आए हैं। अब ये जो शरणार्थी बनकर घुसे हैं, इसके लिए बांग्लादेश भी कई बार कह चुका है कि हम इसे नहीं रखना चाहते हैं, इसके लिए कोई अलग व्यवस्था करो, इन्हें वापस भेजो म्यांमार। और म्यांमार इन्हें लेने को तैयार नहीं है। और अब इन शरणार्थियों पर अमेरिका दया दिखा रहा है, और अमेरिका
152 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा कर चुका है बांग्लादेश को, यानी कि करीब 1322 करोड़ रुपए देगा अमेरिका बांग्लादेश को, जिसकी मदद से इनके जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। आपको बता दें, रोहिंग्या के लिए अमेरिका और भी बहुत कुछ कर रहा है, जैसे कि 450 मोबाइल फायर यूनिट दिए हैं, 3000 अग्निशमन बैकअप प्रदान किया है और भी कई तरह की चीजें दे रहा है अमेरिका। लेकिन समस्या ये है कि ये शरणार्थी धीरे धीरे भाग भाग कर बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं से भारत में उन्हें रास्ता भी मिल रहा है। भारत में कई ऐसे रोहिंग्या शरणार्थी मिलेंगे जिन्होंने तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिया है। के तौर पर ऐसी सूचनाएं निकल कर बाहर आती रहती हैं। खैर, जहां अमेरिका एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है जो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को यही शरणार्थी मुसीबत भी बनेंगे। जैसे कि फ्रांस ने रिफ्यूजियों को शरण दिया और बाद में यही रिफ्यूजी फ्रांस के लिए काल बन रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इजराइल बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है और इजराइल में हो गया है लगातार हमला। ये लगातार हमला पिछले सप्ताह से ही शुरू है। जब पहला हमला हुआ तो उतना ध्यान नहीं दिया गया, सोचा गया ये तो रेगुलर रूटीन का हिस्सा है, कभी कभी कुछ हो जाया करता है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक होने लगे हमले, जिसके बाद कान खड़े हो गए कि ये एक सीरियल हमला है जिसे जानबूझकर किया जा रहा है। पहले अटैक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे अटैक में 5 इजरायली लोगों पर सीधे हमला हो गया और उन्हें गोली मार दी गई। अब हालात ऐसे हो गए हैं इस वक्त इजराइल के कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने तुरंत इमरजेंसी मोड में सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली है। ऐसे आपको बता दें, इस घटना के बाद भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भारत के रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री से फोन पे बातचीत की और संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं अमेरिका ये बोल पड़ा कि वो इजराइल के साथ है। अमेरिका की तरफ से खास तौर पर संदेश भेजा गया इजराइल को कि आगे की हर हालात के लिए अमेरिका साथ देने को तैयार है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि नफ्ताली बेनेट ने अपने वीडियो संबोधन में अपने देशवासियों को ये कहा कि जिनके पास लाइसेंस गन है, अब ये वक्त आ गया है कि वो इसे कैरी करे, अपने साथ लेकर चले। अब आम लोगों को हथियार उठाने की बात कह रहे हैं नफ्ताली बेनेट, जो सचमुच बता रहा है कि स्थिति बिल्कुल अलग है और अब ये अस्तित्व की लड़ाई की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो हमास है, उन्होंने ये कहा है कि हम तो बेहद खुश हैं कि तेल अवीव में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब समझिए, आने वाला समय और भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाला है, ये दिख रहा है और शायद एक बड़े युद्ध की शुरुआत फिर से हो जाए। ऐसे आपको क्या लगता है, अपने देशवासियों को सीधे गन उठाने की बात कहना क्या नफ्ताली बेनेट ने ये सही किया या नहीं किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।